जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ज्ञान विद गंगा चैनल के इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे पेडागॉजी के कुछ नए सवाल। शुरू करते हैं आज के प्रश्न और उत्तर। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की शिक्षण विधि है। आपका ऑप्शन 1 है अनुकरण विधि, ऑप्शन बी है आगमन निगमन विधि, ऑप्शन सी है प्रयोगशाला विधि, भाषा प्रयोगशाला, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आपको पता है हम भाषा को अनुकरण विधि से भी सीखते हैं, आगमन निगमन विधि से भी सीखते हैं, भाषा के लिए प्रयोगशाला का भी गठन होता है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर डी, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। चलिए देखिए क्या होना चाहिए आपका उत्तर। ऑप्शन ए कहता है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, सी जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। चलिए आप 5 सेकंड का समय लीजिए और इसको खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। चलिए देखते हैं क्या है इसका उत्तर, उपर्युक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं। प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, भाषा को जीवन से जोड़ने का भी सिद्धांत है। अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर डी, आंसर डी। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में सतत मूल्यांकन करने के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं। ध्यान से देखिए, आपका उत्तर पहले ही शो हो गया है, माफ़ कीजिएगा। तो प्रश्न के ऑप्शंस देख लीजिए। शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, ठीक है। सतत मूल्यांकन हम लगातार जो साल भर लेते हैं बच्चों की परीक्षा, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं देखिए। शिष्यों में क्या कमी है और अध्यापकों में क्या कमी है, इसको हम मूल्यांकन से पता लगा सकते हैं कि हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, बच्चे को कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। ठीक है। ऑप्शन बी आपका कहता है छात्र तथा अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, मतलब हम बच्चों को तभी प्रेरित कर पाएंगे ना जब उनका रिजल्ट उनको पता चलेगा कि बच्चा अच्छा कर रहा है या ख़राब प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके लिए बच्चों को प्रेरित करना ताकि वो अच्छे से और परिश्रम कर सकें। तीसरा है छात्रों को विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचाना, मतलब बच्चों को किसी भाषा की यदि हम शिक्षा दे रहे हैं तो उनको हम उसके विशेषज्ञ बना सकें, उनको भाषा की सारी समझ हो सके। अतः इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या दैनिक मूल्यांकन के लाभ हैं। आप यदि बच्चों का दैनिक मूल्यांकन करते हैं तो उससे लाभ क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है बालकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऑप्शन बी कहता है बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना, ऑप्शन सी है कक्षा को अधिकाधिक तंग करना। बच्चों को आप तंग करना चाहते हैं, आप जैसे टीचर बन जाएंगे तो आप चाहेंगे क्या कि आपके बच्चे परेशान हों, बिल्कुल नहीं, है ना। और ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करना। आप यदि टीचर हैं तो आपने जो कर्तव्य किया है वो सही हो पाया है कि नहीं, तो इस चीज़ का मूल्यांकन करना। क्या होना चाहिए आपके अनुसार आंसर इसका, बताइए दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना, अर्थात बच्चों में उस पल कितनी जानकारी उन्होंने अर्जित की है, कितना उनको लाभ हुआ है आपके पढ़ाने से। दैनिक मूल्यांकन मतलब आप जब पढ़ा रहे हैं उसी समय बीच बीच में आप जो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, इसे हम दैनिक या तात्कालिक मूल्यांकन कहते हैं, है ना दोस्तों। तो ये है आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है करीब 11 वर्ष की उम्र में बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन है शारीरिक शक्ति के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है उत्तम मांसपेशीय समन्वयन के क्षेत्र में, व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में, और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए 11 वर्ष की आयु अर्थात टीन एज के जस्ट पहले वाला समय, जब बच्चा 13 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब किशोरावस्था में आता है, उसके पहले वो बाल्यावस्था में होता है। तो उस समय कौन से क्षेत्र में उसकी ग्रोथ होती है उसको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
उत्तम मांसपेशी समन्वयन के क्षेत्र में, मतलब बच्चा जो है अपने शरीर का भरपूर उपयोग कर सकता है दौड़ने भागने में, खेलने कूदने में, सोचने में। ठीक है, मांसपेशी समन्वयन अर्थात वो जो कर रहा है उसमें उसमें दक्षता मिलती है उसे। ठीक है दोस्तों, ये है आपका आंसर, उत्तर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक बालक के व्यवहार पर निम्न में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम प्रभाव डालता है? आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि एक बालक के व्यवहार पर निम्न में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभाव डालता है, न्यूनतम प्रभाव डालता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, वातावरण संबंधी शक्तियाँ, अंधीय असंतुलन, व्यक्ति की आवश्यकताओं की असंतुष्टि, और लास्ट है मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सबसे कम प्रभाव डालता है। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। आपने अच्छे से पढ़ लिया है प्रश्न? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर डी, मूल प्रवृत्तियाँ बच्चों में सबसे कम प्रभाव डालती है। ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं ये बच्चों को सबसे कम प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक कक्षा के बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह क्या है? बच्चों को पूर्व माध्यमिक कक्षा मतलब जो प्राइमरी है या जो आपके मिडिल क्लास के बच्चे हैं, कक्षा 6वीं से 8वीं वाले, उनमें उनके समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है। बच्चों को खेल से क्या लाभ होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास, बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है कि कौन बच्चा एक्टिव है और कौन डल है, ये चीज़ आपको पता चल जाता है। दूसरा है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। ऑप्शन सी है, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है। भाई खेलेगा तो बच्चे को शारीरिक रूप से विश्राम कहाँ मिलेगा? ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है, बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें सामाजिकरण कहाँ पे आया? चौथे ऑप्शन में तो सामाजिकरण से संबंधित कुछ भी नहीं है। इसमें जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है ये कहता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है कि आपसे समाज क्या अपेक्षा करती है उसमें अपना अनुकूलन सीखता है बच्चा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक के किस नियम की ओर ये इशारा करता है? ठीक है दोस्तों, चलिए आपके पास ऑप्शन है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जिसको आपको रटना पड़ेगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन रटना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए है अभ्यास, ऑप्शन बी है प्रभाव, ऑप्शन सी है तत्परता और ऑप्शन डी है अनुकूल। बताइए, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, क्या है आपका करेक्ट आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव। ठीक है बच्चों, इसको याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, इसको याद करना जरूरी है। प्रभाव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ध्यान से देखिएगा, आपके ऑप्शंस हैं। राहुल, मैं जानता हूं कि आपने पाठ नहीं पता है। ऑप्शन है बी, राजन तुम गणित में कमज़ोर हो, राहुल तुम इसकी मदद करो। ऑप्शन सी है, राहुल की डेस्क से धन किसने चुराया है। और ऑप्शन डी है, राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। इनमें कौन सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले? हम ऐसा क्या बोलें, क्लास में बोलें कि राहुल के डेस्क से किसने पैसा चुराया है? ये अच्छा लगेगा, है ना। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर राहुल के बारे में उसके माता पिता को बता दिया जाए कि वो आलसी है और कामचोर है
तो फिर उसके घर वाले उस पर ध्यान देंगे और उसमें जो सकारात्मक परिवर्तन है वो दिखाई देगा। टीचर की जवाबदारी है कि बच्चों की जानकारी उनके माता पिता तक पहुंचाई जाए कि बच्चा अच्छा है या थोड़ा कमज़ोर है, या उसमें किस क्षेत्र में उसको वृद्धि करने की ज़रूरत है, किस में उसको काम करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ माता पिता से आपको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, माता पिता का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के विकास में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है, आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ग्रसित है एक बच्चा। उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की हो सकती है? ठीक है दोस्तों, बताइए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली अगर प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो उसकी स्मृति कितने समय की हो सकती है? बताइए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, और ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 10 सेकंड वाला ऑप्शन है, 20 सेकंड वाला ऑप्शन है, 30 सेकंड वाला ऑप्शन है और 40 सेकंड वाला ऑप्शन है। तो बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम जो है, इसमें कितने समय की होती है स्मृति बच्चे की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे की स्मृति 20 सेकंड के लिए होती है। अगर बच्चे की स्मृति 20 सेकंड के लिए है तो आप समझ जाइए कि उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। बच्चे में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, क्या हो सकता है बच्चों? बताइए। ए, अच्छी भाषा, बी, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, और ये सभी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बताइए। विचार संप्रेषण को रोचक बनाना है बच्चे का, तो आप क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य श्रव्य साधन जो होते हैं इनका यदि आप उचित प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है। मतलब आप स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं, जैसे आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, सरस्वती पूजा कराते हैं, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम बीच बीच में कराते होते हैं। तो इसका क्या लाभ है? ऑप्शन ए कहता है बालकों के पढ़ाई के अवसर कम कर दिए जाना, ये तो लाभ नहीं बल्कि हानि हो गई। इसके अलावा अनावश्यक रूप से धन एवं समय की बर्बादी, ये नेगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट आपका कहता है विद्यालय द्वारा शिक्षक वर्ग का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करना। भाई टीचर को ज़बरदस्ती परेशान कौन करेगा? ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका देखिए, इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। कैसे? बच्चों को डांस सिखा दो, बच्चों को गाना सिखा दो, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को बिल्कुल लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। अब ध्यान से देखिए, आपने C-TET में इसके बारे में पढ़ा होगा कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है। छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका क्या होती है? आपका ऑप्शन ए कहता है समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना। बच्चों को परेशान करना है क्या? नहीं भैया। ऑप्शन बी कहता है छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना। ये एक बार सही लग रहा है। चलिए देखते हैं। छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना। हाँ, बच्चों को नया नया कल्पना करने सिखाना है, और उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, वीडियो रोक दीजिए और इसमें आप अपना दिमाग लगाइए। आपने जो पढ़ाई किया है उसका यूज़ कीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है उत्तर डी, कि बच्चों को सही तरीके से सामग्री संसाधनों को उपयोग करवाना, उनको अलग अलग कल्पना करने में मदद करना, और
ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने में शिक्षकों का सहायता करना जिससे बच्चे नए तरीके से सोच सके, उनमें क्रिएटिविटी आ सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आपका जो प्रश्न है ये कहता है तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या हो सकता है। कोई बच्चा जो है गुमसुम सा रहता है क्लास में, ठीक है, तो इसमें कुछ कारण होता है, उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार परिवार में लड़ाई होती है या किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है, तो बच्चा अपने आप को तिरस्कृत महसूस करने लगता है। दोस्तों, कभी भी आप जब टीचर का एग्ज़ाम देते हैं तो आप ऐसा सोचिए कि आप अपने बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। कभी भी आप एक प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो सोचिए कि आपके बच्चे का वो कंडीशन है, उसके हिसाब से आप उस प्रश्न को ट्रीट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है कि परिवार का निम्न आर्थिक स्तर। गरीब बच्चा भी खुश रहता है दोस्तों, तिरस्कृत महसूस नहीं करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन समस्या कुछ और होती है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी कहता है बालक में झूठ बोलने की आदत। झूठ बोलने वाला तो और ज़्यादा खुश रहता है, कई बार देखा है ऐसे बच्चों को मैंने। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है बालक के द्वारा कानून की अवहेलना। बेटा बैठ जाओ, वो खड़ा हो जाएगा, बेटा बाहर मत जाओ, वो दौड़ के भाग जाएगा, बेटा हल्ला नहीं करो, वो हल्ला करेगा। तो अवहेलना करने से तो वो तिरस्कृत महसूस नहीं करेगा। ऑप्शन डी है आपका माता पिता की आपसी लड़ाई। ये एक मजबूत कारण दिख रहा है कि परिवार में यदि ऐसी स्थिति बन रही है कि बच्चे के माता पिता के आपस में लड़ाई हो रही है तो बच्चा अपने क्लास में थोड़ा तिरस्कृत महसूस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि यदि बच्चे के माता पिता के बीच आपसी लड़ाई हो रही है तो उस स्थिति में बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान नहीं होता है और वो कुल मिलाकर परेशान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तिरस्कृत बालक की समस्या का मुख्य कारक होता है। आपका अगला प्रश्न है किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है। बच्चों को पढ़ना सिखाना है तो उसमें बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, देखते हैं। ऑप्शन ए है उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना। ऑप्शन बी है उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना। ऑप्शन सी है उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना। और ऑप्शन डी है उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सामाजिक समायोजन से में उत्पन्न होने वाली कठिनाई क्या है। देखिए आपके ऑप्शंस हैं। सामाजिक समायोजन का अर्थ आप क्या समझते हैं। समाज में अनुकूलन होना, कि हम समाज में जब रहते हैं और लोगों से मेल जोल करना, तो ये क्या है, चलिए देखते हैं इसमें कठिनाई कौन सी हो सकती है। समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक। कुछ बच्चे समय से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, मतलब उनको जिम्मेदारी आ जाती है। आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक। कुछ बच्चे लेट से उनका ग्रोथ होता है, उनका डेवलपमेंट थोड़ा धीरे होता है, तो ऐसे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाली लड़की में। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है आपका आयु पूर्व परिपक्व होने वाली लड़की में। सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई कौन सी है। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, बालक में अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है जो आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करता है, उसमें सामाजिक समायोजन काफ़ी धीमी होती है और उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न कहता है एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे। अगर आप टीचर हैं और आप किसी निजी समस्या से ग्रसित हैं तो क्या करेंगे। देखिए बड़ा गजब का प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है बालकों को डांट कर अपना मन हल्का करेंगे। ऑप्शन बी कहता है बालकों को पढ़ाएंगे नहीं। तीसरा ऑप्शन कहता है बालकों से मारपीट करेंगे। चौथा ऑप्शन है अपनी समस्या अपने तक रखेंगे। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, देखिएगा ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं।
कि भाई यदि आप किसी अपने पर्सनल प्रॉब्लम में हैं, है ना, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो उसका हल क्या सोचेंगे आप? बच्चों से मारपीट करेंगे या भाई आज मैं परेशान हूँ करके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? तो ये सब चीज़ समस्या का समाधान नहीं है। अपनी समस्या आप अपने तक रखिए, अपनी समस्या आप घर पर छोड़ के आइए। आप टीचर हैं, आपको पढ़ाना है, अतः अपनी समस्या आपको अपने तक ही सीमित रखना है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, अपनी समस्या आप अपने तक रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है, 150 के करीब है, तो वह बालक है। चलिए देखिए, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, आपको रटना पड़ेगा। जब थ्योरी सेक्शन आप पढ़ते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है कि एक रेंज होता है कि बच्चे का जो बुद्धि लब्धि कितना है, उस हिसाब से बच्चे को आप अति प्रतिभाशाली में रखेंगे, पिछड़ा बालक रखेंगे, मंद बुद्धि की श्रेणी में रखेंगे या असंतुलित बालक की श्रेणी में रखेंगे? बताइए किस श्रेणी में रखेंगे आप बच्चों को? ऐसे बच्चे अति प्रतिभाशाली वाली श्रेणी में आते हैं दोस्तों। अति प्रतिभाशाली 150 के करीब हैं, तो वो बच्चे क्या है आपके अति प्रतिभाशाली वाली श्रेणी में आते हैं। आपका उत्तर ए सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न कहता है बच्चों के प्रति अध्यापक का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों के प्रति अध्यापक का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है परीक्षा में बालकों को पास कराना। पास कराना हमारा लक्ष्य है? नहीं। बच्चों को अनुशासन प्रिय बनाना, ये एक बार हो सकता है। सी ऑप्शन कहता है बालकों की प्रतिभा का विकास करना। ऑप्शन डी कहता है बालकों में सामाजिक भावना पैदा करना। देखिए कौन सबसे करेक्ट आंसर हो सकता है, सोचिए। वीडियो पॉज कर दीजिए, आप चाहें तो वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों में प्रतिभा का विकास करना है। अगर बच्चा प्रतिभाशाली हो जाता है तो वह किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो उसे कहा जाता है व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा और सकारात्मक प्रेरणा। कोई बच्चा जैसे खुद से किसी कार्य को कर रहा है, तो इसमें कौन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? उस प्रेरणा को क्या कहा जाता है? जब बच्चा खुद से कोई काम करता है, आपने बच्चे को कुछ काम नहीं दिया है, उसके बाद भी बच्चा अपने से कोई नया काम कर रहा है, तो उसको किस प्रकार की प्रेरणा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक प्रेरणा। बच्चा अपने मन से कुछ कर रहा है, वो विचार उसके मन से आ रहा है, अंदरूनी प्रेरणा है ये, तो इसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत प्रेरणा पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। जो व्यक्तिगत प्रेरणा है वो आदमी आदमी में फ़र्क करता है। डॉक्टर कुछ और करना चाहता है, वकील कुछ और करना चाहता है, उसको प्रेरणा कहीं और से मिलता है, तो ये उसका व्यक्तिगत प्रेरणा हो गया। सामाजिक प्रेरणा, हम समाज को देखकर उससे हमें जो प्रेरणा मिलती है वो सामाजिक प्रेरणा हो गया। सकारात्मक प्रेरणा मतलब आप समझ सकते हैं कुछ अच्छा प्रेरणा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका ये प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी व्याख्या निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी व्याख्या निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। ऑप्शन ए है शिशु के उच्चतम उत्तेजना के आधार पर, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। या शिशु के केंद्रीय स्नायु तंत्रिका विकास के आधार पर? जी नहीं, एक एक करके चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शिशु में विद्यमान अधिकतम ऊर्जा शक्ति के आधार पर, कि बच्चा में कितना एक्टिविटी है, कितना उसके अंदर शक्ति है, इसके आधार पर। या फिर शिशु के मस्तिष्क में निम्नतम विभेदनशीलता के आधार पर, बच्चा किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश कितना कर पा रहा है उसके आधार पर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शिशु के केंद्रीय स्नायु तंत्रिका विकास के आधार पर। यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर तंत्रिका होना चाहिए, संत्रिका हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है करेक्ट आंसर है कि बच्चे का सेंट्रल नर्व सिस्टम कितना डेवलप हुआ है उसके आधार पर हम देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से वह कथन जो शिशु के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, शिशु के व्यवहार को कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है विभेदनशीलता, दूसरा है सामान्यीकरण, तीसरा है जन्मजात गुण और चौथा है एकात्मकता। ये सारे जो हैं नॉलेज बेसिस क्वेश्चंस हैं, आपको दिमाग लगाना है इसमें दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सामान्यीकरण। ठीक है, जस्टिफिकेशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कहता है प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? पहला है देखिए पर्यावरण से सीखने के साथ, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है नवीन कार्य सीखने के साथ। तीसरा ऑप्शन है आपका एक परिस्थिति में से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के साथ सीखने में उपयोग करने के साथ। और ऑप्शन डी है आपका विभिन्न प्रशिक्षकों से भिन्न भिन्न कौशल सीखने के साथ। ये आपके चारों ऑप्शन हो गए। देखिए प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध बताइए किसके साथ है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग करने के साथ। इसका अर्थ है आप प्रशिक्षण का स्थानांतरण करते हैं, आप एक परिस्थिति में किसी प्रशिक्षण को लिए होते हैं, उसी प्रशिक्षण की उपयोग आप दूसरी परिस्थिति में करते हैं, इसे हम प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलिए। माध्यमिक स्तर पर छात्रों में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, माध्यमिक स्तर पर बच्चों में याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है रटना, दूसरा है समझना, तीसरा जोर जोर से पढ़ना और चौथा है लिख कर याद करना। मिडिल स्कूल में जो बच्चे हैं, ये शिक्षक के लिए है, मिडिल स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट यदि याद कराना है, कोई कॉन्सेप्ट याद कराना है तो आप कैसे याद कराएंगे? रटवा कर, समझा कर, या जोर जोर से पढ़ा कर, या लिख कर याद कराएंगे दोस्तों? करेक्ट है, देखिए क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को आप समझाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है, किससे संबंधित है। ये चीज़ यदि बच्चा समझ जाता है तो वो आसानी से बातों को याद कर सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न कहता है आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? आप टीचर हैं, आपकी कक्षा में एक बच्चा है मनोज जो प्रश्न को हल कर लेता है, तो उसको सबसे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार क्या मिल सकता है? देखिए ऑप्शन ए है उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन कहता है उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। बताइए सबसे पहले उसने हल किया तो उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? बच्चे को जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला वो क्या है दोस्तों आपके हिसाब से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसको सही विधि का ज्ञान हो गया। टीचर प्रशंसा करे मत करे, उसे उसके पूरे अंक मिले या ना मिले, उसे उसका सही उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन यदि उसको विधि का ज्ञान हो गया मतलब वो आने वाले उस प्रकार के सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता है, अर्थात ये उसके लिए सर्वोच्च पुरस्कार हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक कक्षा में शिक्षक छात्रों को डंडे से डराता है तो इससे क्या होता है? प्रश्न कहता है यदि आप टीचर बन गए और आप अपने बच्चों को डंडे से डरा रहे हैं तो क्या होगा आपके क्लास में? बताइए। ऑप्शन ए कहता है व्यवस्था स्थापित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, आप डंडे से डरा रहे हो बच्चों को, है ना। दूसरा है अनुशासन पूरा रहता है, हाँ बच्चों को आप डंडा दिखा दोगे, चुप बोलोगे बैठो चुपचाप, बच्चे चुपचाप बैठेंगे। बोलेंगे पढ़ो तो बच्चे पढ़ेंगे,
है ना, क्योंकि डंडे का डर हर किसी को लगता है भैया। ऑप्शन सी कहता है व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है। जी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन डी क्या कहता है, अनुशासन, आत्मानुशासन पैदा होगा। तो ये आपका करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी पूरा पूरा करेक्ट है। भाई आपके डंडे के डर से बच्चे व्यवस्थित से होकर बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अनुशासन हो ये ज़रूरी नहीं। पीठ पीछे बच्चे आपको गाली भी दे सकते हैं। आजकल के बच्चे बड़े चतुर होते हैं दोस्तों। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया कि व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन का होना ज़रूरी नहीं है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता। कौन सा व्यवहार है भाई जो योगदान नहीं देता इफेक्टिव टीचिंग में। ऑप्शन ए है विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, गलत है। ऑप्शन बी कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन, सख्ती एक शब्द आ गया तो ये है नेगेटिव। ओके। ऑप्शन सी बालकों को शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी देना, ये पॉजिटिव वर्ड है, लक्ष्यों की जानकारी देना। ऑप्शन डी कहता है शिक्षण में बालकों का सक्रिय भाग लेना, ये ऑप्शन डी है आपका। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। योगदान नहीं देता ऐसा पूछ रहा है, कौन योगदान नहीं देता दोस्तों। देखिए ऑप्शन बी मैंने जो कहा था नेगेटिव वाला, सख्ती से पालन, इसमें कोई योगदान आपको नहीं मिलता है। कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन यदि आप करवा रहे हैं तो इससे प्रभावकारी शिक्षण तो नहीं हो सकता, अतः ये आपका आंसर गलत है और इस प्रश्न के लिए यही ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ओके, आगे बढ़िए। प्रश्न कहता है आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है। अक्सर आने वाला प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आते हैं कि आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे। बताइए, एक बच्चा बार बार प्रॉब्लम कर रहा है आपके क्लास में, उसके लिए आप क्या करेंगे। विद्यालय उपचार विधि, स्कूल में उसका ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी है परिवार उपचार विधि, ऑप्शन सी है सरकार उपचार विधि और ऑप्शन डी है समाज उपचार विधि। प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ए विद्यालय उपचार विधि, क्योंकि बच्चा विद्यालय में ही आपसे मिलता है, आप हर बार उसके घर नहीं जा सकते। तो सबसे पहला आपका कदम होगा कि आप विद्यालय उपचार विधि, स्कूल ट्रीटमेंट, है ना, कि आप बच्चे से कैसा व्यवहार करेंगे स्कूल में जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। तो ये है आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। ऑप्शन ए है अतिरिक्त कक्षा योजना, ऑप्शन बी है विशेष कक्षा योजना, ऑप्शन सी है विशेष विद्यालय योजना और ऑप्शन डी है आवासीय विद्यालय योजना। विशिष्ट बालकों के लिए पहले से ही उनको अलग कर दिया जाए। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, जैसे नवोदय है, प्रयास है ना, तो इस तरह की संस्थाओं में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। ये कुछ आवासीय विद्यालय होते हैं जिसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और जो बच्चे विशिष्ट बच्चे होते हैं, जो काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनके लिए ये कुछ खास तरह के विद्यालय बनाए गए हैं जिनके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और बच्चे वहाँ पर जाकर पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है आवासीय विद्यालय योजना। दोस्तों आवासीय विद्यालय योजना जो है, इसमें बच्चों को, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, आवासीय विद्यालय योजना से बच्चों को काफ़ी लाभ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है बालक की याद करने की योग्यताओं में वृद्धि, ऑप्शन बी है बालक की सामाजिकता में विकास, ऑप्शन सी है बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योजना और ऑप्शन डी है उसकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ
चारित्रिक की योजना। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये मानसिक दृष्टि से पिछले बच्चों की पहचान की जा सकती है, कैसे? बताइए। जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े पिछड़े होते हैं उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? संवेदनशीलता के आधार पर, निष्ठा के आधार पर, शक्ति के आधार पर, या अनुशासनहीनता के आधार पर? बताइए दोस्तों। कुछ बच्चे मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, हर कक्षा में बच्चों की बुद्धि लब्धि बराबर नहीं होती है, तो आप ऐसे बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुशासनहीनता के आधार पर। जो बच्चे मानसिक दृष्टि से थोड़े पिछड़े होते हैं, अक्सर वो क्लास में बदमाशी करते हैं, तो ऐसे बच्चों की पहचान आप अनुशासनहीनता के आधार पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? जैसे अनुशासनहीनता के आधार पर आप बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं, वैसे ही प्रतिभावान बालकों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, और उपरोक्त सभी द्वारा। आपके ऑप्शन से क्लियर है कि हम उपरोक्त सभी के द्वारा बच्चों की पहचान कर सकते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी पहचान इन तरीकों से की जा सकती है कि बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, है ना? तो ये सारे आपके ऑप्शन सही हैं, मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं